हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 5th और आज लेक्चर नंबर भी 5th है बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भूचुम्बकत्व। भू कहते हैं बच्चों पृथ्वी को, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भूचुम्बकत्व दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म की बात होगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो बच्चों जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक चुंबक है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे हमारे पास क्षण चुंबक हो, दंड चुंबक हो, उसके जो व्यवहार हैं, उसकी जो क्षेत्र रेखा हैं, उसी तरीके से पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो उसी के बारे में बच्चों चर्चा कर रहे हैं। तो उसके सबसे पहले कुछ प्रमाणों की बात करते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है। इस बात का क्या सबूत है, प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण देंगे आप? देखिए सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम अपने गुरुत्व केंद्र पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई को पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाएं, तो वो भिन्न भिन्न दिशाओं में ठहरती है, भिन्न भिन्न कोण बनाती है क्षैतिज से। तो इसका अर्थ क्या है कि अलग अलग स्थानों पर वो चुंबक का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यानी बात समझ में आ गई? भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न कोण पर ठहरती है। तो पहला प्रमाण हुआ कि पृथ्वी में चुंबकत्व है। दूसरे प्रमाण की बात करें, अब बच्चों यहाँ लिखना तो है नहीं मुझे, हम ऐसे ऐसे कहते हैं, लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर चुंबकीय सुई का भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में तथा भिन्न भिन्न, ऐसे लिख सकते हैं, तथा क्षैतिज से भिन्न भिन्न कोणों पर ठहरना, भिन्न भिन्न कोणों पर ठहरना, ये एक प्रमाण हुआ बच्चों। दूसरा प्रमाण, अगर बच्चों हम एक साधारण लोहे के टुकड़े को या छड़ को पृथ्वी के अंदर उस दिशा में गाड़ें, उस स्थान पर चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहर रही है, जैसे कि मान लो चुंबकीय सुई इस दिशा में ठहरी ऐसे करके, तो इसी दिशा में ही पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद के उस टुकड़े को या उस छड़ को पृथ्वी के अंदर गाड़ के रख दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात जब उसको आप निकालेंगे तो वो साधारण टुकड़ा चुंबक बन चुका होगा। इसका मतलब कोई भी लोहे का टुकड़ा चुंबक के संपर्क में आने पर ही चुंबक बन सकता है। तो जब उसको हमने निकाला पृथ्वी के अंदर से, तो वो एक चुंबक बन चुका था। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है। दूसरा प्रमाण हो गया। अब बच्चों लिख नहीं रहे, हम सुनते चलिए, अब आप लोग समझ जाएंगे तो बुक से लिख ही लेंगे। बात समझ में आ गई? ये वो लोहे का टुकड़ा जमीन के अंदर पड़े पड़े क्या बन गया? चुंबक बन गया। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ बात करते हैं
तीसरा पॉइंट कि जब हम किसी छड़ चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रख के, चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय उत्तर की तरफ रख के और उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर रख के, दोनों ही स्थितियों में हम देखते हैं कि उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदुओं का मिलना ये बता रहा है, उदासीन बिंदु वो बिंदु है जहां पर उस चुंबकीय सुई का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो रहा है, यानी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया तो वहाँ चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है। वैसे चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो इसको भी कह सकते हैं कि चुंबक एक निश्चित दिशा में ही क्यों ठहरती है किसी भी स्थान पर, वो इसलिए ठहरती है क्योंकि वहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो बच्चों ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ प्रूफ दे दिए। अब हम पृथ्वी के चुंबकत्व को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे मैंने, अब बच्चों इसको हटा दूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान बने रहेंगे कि कौन कौन से। तो बच्चों अब समझते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व को। बच्चों आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, मैंने पृथ्वी बनाई है। अब हम पहले इसकी भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के मध्य से अगर हम एक ऐसा तल खींचें जो इसको दो भागों में बांट दे, तो ये जो है बच्चों क्या कहलाता है, भौगोलिक विषुवत रेखा। इससे पृथ्वी के दो अर्धगोले बन जाते हैं, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का गोला दक्षिणी गोलार्ध। और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव एस। तो यहाँ जो एन और एस हैं पृथ्वी की जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हैं बच्चों। तो इसको हम क्या कह देते हैं, जिस तल ने इसको काटा है वो विषुवत तल क्या कहलाएगा, विषुवत तल। और इसको अगर रेखा की बात करें तो इसको हम लिख देते हैं भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष, that is geographical इक्वेटर। ये हो गया ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और इस एन को और एस को मैं यहाँ एन जी लिख देता हूँ, इसको एस जी, क्योंकि एक एन और एस और आने हैं और इनके नाम यहाँ लिख देते हैं। एन जी यहाँ पर क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया। और एस जी क्या हो गया, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, दैट इज जियोग्राफिकल साउथ पोल। साउथ पोल। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूं, दिस वन, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष।
भौगोलिक अक्ष कहलाएगी, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखें, ये तो हमने उसकी स्ट्रक्चर की बात की, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और ये पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर हम इसकी क्षेत्र रेखाएं देखें पृथ्वी की, तो वो साउथ से निकलकर नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को जाती हैं, इधर से निकलती हैं और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में प्रवेश करती हैं बच्चों। जबकि एक छड़ चुम्बक लें तो बच्चों उसमें क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ एक भ्रम पैदा हो सकता है आपके अंदर, यहाँ नॉर्थ से साउथ और यहाँ हम कह रहे हैं कि साउथ से नॉर्थ। इसका कारण अभी बताएंगे, यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है। तो देखें, अगर हम इस पृथ्वी को एक चुम्बक की तरह ट्रीट करें बच्चों, तो मैं एक अगर चुम्बक बनाऊं, ये तो एक भौगोलिक आकृति के आधार पर था। इस पृथ्वी को अगर मैं छड़ चुम्बक से, दंड चुम्बक से, बार मैग्नेट से रिप्लेस करना चाहूं, तो आप देखेंगे कि ये जो अक्ष है, इसकी जो अक्ष होगी वो भौगोलिक अक्ष से कुछ कोण बनाएगी। बात समझ लीजिए। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखें, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम एक, यहाँ फिगर में समझिए, अगर हम एक चुंबकीय सुई लें, जैसे ये मान लो इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको गुरुत्व केंद्र से सीधे सीधे लटका दें बच्चों, तो ये क्षैतिज नहीं लटकेगी। वैसे यूनिफॉर्म है, एक समान है, सीधी सीधी लटकनी चाहिए, लेकिन इसको हम लेकर के पृथ्वी पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव से होते हुए पूरा एक चक्कर लगा दें, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर ये चुंबकीय सुई भिन्न भिन्न कोण पर ठहरेगी। अगर ये चुम्बक नहीं होती, साधा इसका चुम्बकत्व तो खत्म कर दिया जाए बच्चों, तो ऐसे ही लटकती। लेकिन अगर ये चुम्बक है तो ऐसे कुछ क्षैतिज से कोण बनाएगी, यानी ये क्षैतिज दिशा, उससे ये कुछ कोण तिरछी होगी, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कोण से ठहरेगी। जैसे अगर ये मान लूँ कि ये चुम्बक है, आप थोड़ी देर के लिए मानेंगे बच्चों कि इस चौक को आप लोग थोड़ी देर के लिए चुम्बक मान लें। अभी मेरे पास चुम्बक है नहीं बच्चों, तो मैं अगर यहाँ लटकाता हूँ तो ये चुम्बकीय सुई बिल्कुल क्षैतिज के लंबवत हो जाएगी। ये दिशा लंबवत है बच्चों, क्योंकि यहाँ क्षैतिज क्या हुआ, यहाँ पर क्षैतिज हुआ ये, तो यहाँ चुम्बकीय सुई ऐसे होगी, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे कोण बदलता जाएगा। ठीक है, तो दो स्थानों पर बच्चों ये चुंबकीय सुई वहाँ बिल्कुल लंबवत हो जाएगी। जैसे इस चौक को अगर ये मान लो चुम्बक है और मैं बीच से लटकाऊं तो ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे ही तो होगा। गुरुत्व केंद्र से लटकाऊं तो बिल्कुल सीधा लटकेगा, लेकिन अगर ये चुम्बक है तो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ऐसे ठहरती जाएगी, कोण बनाती जाएगी, ऐसे रोटेट होती चली जाएगी। तो दो स्थानों पर बच्चों ये बिल्कुल लंबवत खड़ी हो जाएगी और दो स्थानों पर बिल्कुल क्षैतिज हो जाएगी। तो जिन दो स्थानों पर वो लंबवत खड़ी होगी, देखें यहाँ लंबवत खड़ी होगी, जैसे मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो बना रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्थ है वो मैंने पेंट कर दिया है, ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल लंबवत 90 का एंगल बना रही है, ये एंगल, ये क्षैतिज है, ये 90 का एंगल हो गया बच्चों, 90 डिग्री का। एक यहाँ बनाएगी 90 का एंगल, एक इस स्थान पर भी कैसी हो जाएगी, लंबवत, लेकिन अब साउथ पोल इधर होगा।
इधर चुंबक का नॉर्थ है पृथ्वी की तरफ, तो इस बिंदु को जहाँ, उस स्थान को जहाँ पर ये चुंबकीय सुई बिल्कुल लंबवत खड़ी हो गई है, इसका उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव NM, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्या नाम दे दिया मैंने, NM। यानी ये तो ज्योग्राफिकल जो स्थान है, जो ध्रुव प्रदेश होते हैं, ये वो स्थान है, उत्तरी ध्रुव है। लेकिन अगर इसको चुंबक की तरह देखेंगे तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इससे भिन्न स्थान पर होगा। इस और ये इधर यहाँ भी लंबवत, ये क्षैतिज है बच्चों, क्षैतिज यहाँ पृथ्वी का ये होगा, तो यहाँ लंबवत खड़ी हो गई है, तो ये हो गया चुंबकीय साउथ, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्लियर होगी बात। इन ध्रुवों को मिला दें तो ये जो लाइन बनी, ये क्या हो जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। देखें, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, ठीक है ना। ये वाली जो एक्सिस हमने बनाई है बच्चों, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस कुछ एंगल बनाती हैं, ये कोण बनाती हैं। ये कोण बच्चों वर्षों के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो फिलहाल हम 11.3 डिग्री का एंगल बता रहे हैं। समय के साथ ये एंगल बच्चों बदलता रहता है। ये सिचुएशंस, इनके पोल्स भी बदलते रहते हैं। नॉर्थ पोल अपने स्थान से हटता रहता है। तो अब बात आती है बच्चों कि ये NM क्या रहा, अब समझ लें। अब इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है बच्चों, पृथ्वी की ओर उत्तरी ध्रुव है, इसलिए इसका उत्तर का नाम दे दिया है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। लेकिन चुंबक का जो वास्तविक ध्रुव है वो इधर साउथ है। इस पृथ्वी को अगर मैं चुंबक से रिप्लेस करूं तो साउथ पोल किधर आएगा, उत्तरी गोलार्ध में, और नॉर्थ पोल किधर आएगा बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में। ये लेकिन यहाँ SM लिखा है क्योंकि अब वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं होना चाहिए। हमने अगर बल रेखाएं खींचें तो इस स्थान को देखोगे तो ऐसा लगेगा साउथ से चल रही हैं, ठीक है ना बच्चों। कहाँ से चल रही हैं, साउथ से। तो अब मैं बल रेखाएं खींचता हूँ। अब यहाँ बच्चों ऐसे करके यहाँ बना दूँ, यहाँ ये कट जाएगा, ऐसे ही तो जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, लेकिन चुंबक को अगर देखें तो उधर उसका नॉर्थ पोल है। इसीलिए बच्चों नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही तो अट्रैक्ट होगा, इसीलिए साउथ पोल पृथ्वी की तरफ आया है। यहाँ साउथ है तो उस चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। दो चुंबक अगर आप लटका देते हैं तो जब घूमेंगी दो चुंबक इस तरीके से ऐसे हो जाएंगी, तो एक का नॉर्थ है तो दूसरी का उधर साउथ होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए तो मैग्नेटिक एक्सिस, अब कादें मुझे यहाँ से बनानी थी बच्चों, ऐसे यहाँ तक लाता मैं, यहाँ से निकाल के। तो यहाँ जगह की शॉर्टेज हो रही है थोड़ी, मैं यहाँ से ले आऊँ, जैसे ये इधर ले आता हूँ। कटेंगे, कटे आने दो जो कट रहा है। यही तो सिचुएशन आएगी बच्चों इस तरीके से। तो बात समझते चलना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत एक तल से इस पृथ्वी को काट दिया जाए बच्चों ऐसे, तो ये जो रेखा आएगी, ये वाली रेखा भौगोलिक निरक्ष थी, ये क्या हो जाएगी बच्चों, चुंबकीय निरक्ष। ये जिसने चुंबकीय ध्रुव जिस गोलार्ध में हैं
उसके 2 टुकड़े किए हैं पृथ्वी को, ये चुंबकीय निरक्ष कहलाएगा। चुंबकीय निरक्ष, दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, बात समझना बच्चों, ठीक है। ये वाली बल रेखा थोड़ी हमने ज़्यादा बड़ी सी बना दी है, आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसको हटा दें, ये कटिंग और करती है। पास में बना देते हैं, चित्र देखने में सुंदर लगे। ये हमने जैसे पास में बनाई है, इसके 3 पास, ऐसे ही मैं यहाँ एक बना देता, ठीक है बच्चों। आप बना लेना, सुंदर सा फिगर बनाना। तो ये जो टर्म्स थे वो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो NM और SM क्या रहा बच्चों, इसे हटा दूं मैं, ये तो मैंने लिख ही दिया कि नॉर्थ है और ये इधर साउथ था। इस चुंबकीय सुई का जो हमने लटकाई थी, इधर इसका ये साउथ था, साउथ पृथ्वी की तरफ गया था, इसलिए उसको हमने दक्षिणी, वो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव इसका नाम दिया है। नॉर्थ पोल पृथ्वी से दूर की ओर है, तो इसे मैं हटा देता हूँ बच्चों। तो यहाँ इनके नाम और लिख देता हूँ, किसके, इससे आपको ध्यान रहेंगे। NG SG क्या हो गए थे बच्चों, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही ये जो NM और SM हमने लिखे हैं, NM क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ऐसे ही SM क्या है बच्चों, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। बोर्ड बच्चों थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए कंजेस्टेड हो जाता है मामला। मैग्नेटिक साउथ पोल। तो सब आप इन टर्म से परिचित हो गए। NM क्या है, NG क्या है, चुंबकीय अक्ष कौन सी है, चुंबकीय निरक्ष कौन सी है, भौगोलिक अक्ष कौन सी है। तो बच्चों एक तो हमने पृथ्वी की भौगोलिक स्ट्रक्चर के आधार पर पृथ्वी का अध्ययन किया, और उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसके आधार पर भी हमने इन टर्म्स को सीख लिया है। तो उम्मीद है कि इतना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको समझ में आया होगा। बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ में क्यों चल रही हैं ये भी समझ में आ गया होगा, वो भ्रम दूर हो गया होगा। क्योंकि हमने इस स्थान को नाम तो दक्षिणी ध्रुव का दिया है, लेकिन जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, पृथ्वी को एक दंड चुंबक माने तो इधर वास्तविकता में नॉर्थ पोल है, इसीलिए बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ में ही चलती हैं, इसलिए यहाँ जा रही हैं। तो नो कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न पैदा मत करिए, वो डाउट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब कुछ टर्म्स और हैं जो सीखने हैं कि किसी भी स्थान पर एक बात और बतानी थी कि इस ध्रुव को परिभाषित कैसे करेंगे, NM को, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्या होगा। तो आप सुन लें, बोर्ड पर जगह कम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। जिस स्थान पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई क्षैतिज से लंबवत ठहरती है वो, और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर होता है तो वो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और जिस स्थान पर लंबवत हुई सुई का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की तरफ होता है वो पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। आपकी बुक में ये परिभाषा लिखी होगी, लिख लेंगे कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्या होगा, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव क्या होगा वो मैंने यहाँ समझा दिया है। तो बच्चों जैसे जैसे
चुम्बक यहाँ लंबवत थी, इधर लाएंगे ऐसे होती चली जाएगी, और जैसे ही यहाँ आएगी यहाँ पर, यहाँ तो खड़ी है बच्चों, इस तरीके से एंगल बनाती जाएगी एंगल, और यहाँ पर कैसी हो जाएगी समांतर, किस पर, चुम्बकीय निरक्ष पर, यहाँ समांतर हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। यहाँ लंबवत है, नभ्यंश का कोण बनना है इसकी अक्ष से, चुम्बकीय अक्ष यही तो हुई, क्षैतिज से नभ्यंश का कोण बना रही है। यहाँ क्षैतिज से 0 अंश का कोण बनाएगी, तो यहाँ चुम्बक इस तरीके से हो जाएगी बच्चों। तो क्षैतिज है वैसे ही यहाँ पर है। तो इसको अलग से फिर हम फिगर में समझा देंगे बच्चों, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। तो अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को किसी स्थान पर समझना है, जानना है कि वहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ राशियों को पढ़ना पड़ेगा। वो राशियाँ अभी हम पढ़ाएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम चलते हैं भूचुम्बकत्व के अवयव, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो बच्चों भिन्न भिन्न स्थानों पर पृथ्वी का चुम्बकत्व भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में चुम्बकीय सुई ठहरती है। तो उस स्थान पर अगर हमें पृथ्वी के चुम्बकत्व का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें ये 3 टर्म पढ़ने होंगे। इन 3 राशियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहले आता है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दूसरा नमन या नत्य कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इन 3 राशियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन 3 अवयवों का पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए। तो एक एक करके इनको बच्चों समझते चलते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण स्टार्ट कर रहे हैं। इसको सीखने के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन।
तो बच्चों पहले इनको समझते हैं, जब ये समझ जाएंगे तो ये अपने आप समझ जाएंगे, बहुत आसान बात रहेगी। देखो बच्चों, अभी हमने एक चित्र बनाया था, पृथ्वी की एक भौगोलिक अक्ष बनाई थी और एक चुंबकीय अक्ष बनाई थी। तो ध्यान से सुने बच्चों, अपने आप लिख लेंगे, बुक में आपको लिखा मिल जाएगा, समझने की कोशिश करें। अगर हम पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से गुजरता हुआ एक ऊर्ध्वाधर तल खींच दें तो उस तल को हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। समझ गए? फिर सुन लें, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से गुजरता हुआ ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से, भौगोलिक अक्ष कौन सी है? जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा थी। ऐसे ही चुंबकीय अक्ष क्या थी? जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा थी। समझ रहे हैं? तो चुंबकीय अक्ष से गुजरता हुआ ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक अक्ष से गुजरता हुआ ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर इन दोनों याम्योत्तरों के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? चुंबकीय याम्योत्तर, परिभाषा सुन लें, अपने आप लिख लेंगे, याद हो जाएगी। चुंबकीय, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? दिक्पात का कोण। भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान, इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं, नति कोण के, क्षैतिज घटक के, ये सब डिफरेंट होंगे बच्चों। तो परिभाषा याद हो गई। किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। चित्र से समझ लें। जैसे बच्चों मैंने एक तल खींचा, ये तल कहाँ से गुजर रहा है? चुंबकीय अक्ष से, तो ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। और एक तल हमने इधर खींच दिया, ये एक तल ये खींच दिया, ठीक है। तो इन दोनों तलों के बीच में ये कोण बन रहा है, यही क्या कहलाएगा? दिक्पात का कोण। ये दो तल हैं इस तरीके से बच्चों, देखें ऐसे हैं, ऐसे करके ये दो तल हैं, इनके बीच जो कोण बन रहा है वही क्या हो गया? दिक्पात का कोण। तो ये जो कोण बना ये है दिक्पात का कोण। और ये जो तल बच्चों हमने बनाया था, ये वाला जो तल है, ये क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर दिख रहा है बच्चों। और ये वाला जो तल था वो भौगोलिक याम्योत्तर। ये ऐसे यहीं कर दूं, ये लिखाई है, ये लिखा है ना भौगोलिक याम्योत्तर। ये वाला जो तल है वो है भौगोलिक याम्योत्तर और ये चुंबकीय याम्योत्तर। इन दोनों तलों के बीच का कोण हो गया बच्चों दिक्पात का कोण। अब चलते हैं नमन या नति कोण पर। बच्चों जब कभी भी आप चुम्बक लटकाएंगे तो उसकी जो अक्ष है किस में आएगी? चुंबकीय याम्योत्तर में। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में ही चुम्बक ठहरेगी। तो कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुम्बक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों? नति कोण या नमन कोण। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं यहाँ जगह कर लूँ। अब जैसे यहीं बता देता हूँ बच्चों कि जैसे यहाँ जब चुम्बकीय सुई लटकाएंगे बच्चों तो वो इस तरीके से लटके, ये लटका दी है हमने इसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक। चुम्बकीय याम्योत्तर में ही इसी तल में ठहरेगी, भौगोलिक याम्योत्तर में तो ठहरेगी नहीं। तो क्षैतिज से बच्चों देखें ये कोण बना, यही कोण थीटा क्या कहलाता है? नमन कोण। ये जो थीटा है वो हो गया नमन या नति कोण।
आगे बात समझ में। और ये जिस दिशा में ठहरती है इसकी अक्ष जो है वो बताती है वहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी BE, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बात समझ गए। अब हम तीसरा कंपोनेंट पढ़ने आ रहे हैं बच्चों, एक ही चित्र में सब कुछ समझ जाएंगे। ये दिक्पात का कोण हो गया, ये नमन कोण हो गया, यानी चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज से जो कोण बना रही है वही क्या है बच्चों, नमन या नत कोण, यानी कितने कोण से झुक गई है, नमन हो गई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, याद हो गई होगी और किताब में परिभाषा लिखी होगी, लिखेंगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। अब देखें बच्चों, ये जो पृथ्वी यानी चुंबक की सुई की अक्ष किसको बताएगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब इस घटक को बच्चों देखो, ये थीटा कोण है बच्चों, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। तो इसको मैं दो घटकों में वियोजित कर सकता हूं, एक इधर ये घटक और एक ये घटक, एक ये घटक हो गया और एक ये घटक हो। इसको क्षैतिज घटक बोलेंगे यानी H, और इसको ऊर्ध्वाधर घटक यानी V, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो बच्चों अब ये हटा दें। तो अब ये हमने जो तीसरा लिखा था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यही है H, वो यहाँ आ गया। इसके बीच रिलेशन निकाल लेते हैं बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालें तो थीटा एंगल पर इधर जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो BE cos थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट निकालना आपको आता है, और इस दिशा में BE sin थीटा हो जाएगा। ये तो पता है ही आपको, जैसे ये कोई वेक्टर दिया हो A, इस दिशा में कंपोनेंट निकालना है इसका, ये थीटा कोण हो तो ये A cos थीटा हो जाता है, और इसका ऊर्ध्वाधर निकालेंगे इस दिशा में तो ये A sin थीटा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ तोड़ दिया। तो क्षैतिज घटक H कितना रहा बच्चों, BE cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक यानी V, ये कितना रहा, BE sin थीटा। इनका अगर बच्चों मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल्स टू BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। BE स्क्वायर कॉमन ले लूं बच्चों में, चौक दूसरा, तो BE स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये 1 हो गया बच्चों। तो BE स्क्वायर बराबर कितना रह गया, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, यानी BE बराबर स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। एक ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। तो अब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, V/H बराबर BE साइन थीटा बटे BE cos थीटा। तो VE से VE कैंसिल आउट, ये tan थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, V/H। तो थीटा बराबर tan इनवर्स V/H। तो बच्चों इन कंपोनेंट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स की, कौन कौन से, 3, दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये इनको अवयव क्यों कहा गया है, भूचुंबकत्व के अवयव, तीनों अवयव पढ़ लिए हमने, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर इनके मान अलग अलग होंगे बच्चों, अल्फा का, थीटा का, H का। तो जब हमें इनके बारे में जानकारी हो जाएगी तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, दिशा, ये सब कुछ पता लग जाएगा। इसलिए इनको हमने अवयव नाम दिया है, भूचुंबकत्व के अवयव कहा है। तो बच्चों
आपको पृथ्वी का जो चुंबकत्व था, अर्थ मैग्नेटिज्म थी, मैंने कंप्लीट करा दी है। कंप्लीट से मतलब जितना आपके सिलेबस में है। अब पृथ्वी का चुंबकत्व यहीं समाप्त नहीं हो जाता, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके स्तर पर, इंटरमीडिएट स्तर पर हमें इतना ही पढ़ना था पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। तो बच्चों कल हम मैग्नेटिज्म यानी चुंबकन से संबंधित तो कुछ राशियां पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। तो कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया सा सुन लाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।